अभय सिंह ने स्माइल के साथ कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बाचपन ठीक कर सकता हूं। अपनी आयुर्वेदिक नाड़ी जांच तकनीक से उसने देख लिया था कि रॉली के शरीर में ठंडी हवा जमा है, जिससे बाचपन के लक्षण शुरू हो गए हैं। रॉली ने हैरानी और निराशा के साथ पूछा, क्या तुम सचमुच मेरा बाचपन ठीक कर सकते हो? वो और उसका पति जुन राठौर 8 साल से शादीशुदा थे, लेकिन उनके कोई बच्चा नहीं था। अस्पताल में जांच के बाद पता चला था कि रॉली को बाचपन है और वो गर्भवती नहीं हो सकती। चूंकि रॉली और जुन दोनों बच्चा चाहते थे, उन्होंने पूर्वांचल शहर के सभी मशहूर अस्पतालों में जांच करवाई, यहां तक कि नवद्वीप के सबसे बड़े अस्पताल में भी गए। उन्होंने कई विशेषज्ञों से मुलाकात की, लेकिन उनकी समस्या हल नहीं हुई। रॉली सिर्फ एक बच्चा चाहती थी। वो मां बनना चाहती थी, लेकिन नहीं बन पा रही थी। ये एक टूटी हुई औरत के लिए सबसे बड़ी सजा थी। लेकिन अभय के आने से उसे आखिरकार कुछ उम्मीद दिखी, क्योंकि उसने एक नजर में उसकी हालत बता दी थी। अभय ने सिर हिलाकर स्माइल के साथ कहा, तुम्हारा बाचपन एक खास वजह से है। मैं इसे ठीक कर सकता हूं और 1 महीने में तुम गर्भवती हो सकती हो। 1 महीने में गर्भवती? रॉली ने मुंह खोलकर हैरानी से अभय को देखा, और जुन भी। जुन रॉली से भी ज्यादा हैरान था। उन्होंने 8 साल तक रॉली को गर्भवती करने का हल ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब अभय कह रहा था कि वो 1 महीने में ऐसा कर सकता है। वो जाहिर तौर पर हैरान होते। अभय ने उनके शक भरे चेहरों को देखकर स्माइल के साथ पूछा, लगता है तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? उसने पहले ही देख लिया था कि रॉली के गर्भवती न होने की वजह उसके शरीर की ठंड है। जब तक ठंड बनी रहेगी, वो गर्भवती नहीं हो सकती। जुन ने अपनी नाक छूते हुए हल्की हंसी के साथ कहा, बिल्कुल यकीन है, हम तुम पर यकीन क्यों नहीं करेंगे? लेकिन उसने ऐसा कहते हुए भी अभय पर शक जाहिर किया। आखिर इतना जवान शख्स वो बीमारी कैसे ठीक कर सकता था, जिसे बड़े अस्पतालों के विशेषज्ञ ठीक नहीं कर पाए? चेतन हालदार ने तिरस्कार भरे लहजे में हंसते हुए कहा, ये तो मजेदार है। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम बाचपन ठीक कर सकते हो? उसे असंतुलन महसूस हुआ और उसने अभय की घमंडी बात पर तंज कसा, क्योंकि रॉली उसकी तारीफ कर रही थी। अभय ने शांत लहजे में चेतन को देखते हुए कहा, चेतन, मैं रॉली की जांच कर रहा हूं, इसमें तुम्हारा क्या लेना देना? तुम मुझे रोकने वाले कौन हो? चेतन ने हंसते हुए तिरस्कार से कहा, तुम जरूर झूठे हो, जो रॉली जी की तारीफ पाने के लिए कह रहे हो कि तुम बाचपन ठीक कर सकते हो। उसके ख्याल में अभय माया के परिवार का ध्यान खींचने के लिए झूठ बोल रहा था कि वो बीमारी ठीक कर सकता है। अभय ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, चेतन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुमने पिछले महीने अपनी अपेंडिक्स की सर्जरी करवाई थी ना? चेतन ने अभय की बात सुनकर चेहरा बदल लिया। उसने पूछा, रुको, तुम्हें कैसे पता? चेतन ने पिछले महीने ही अपेंडिक्स की सर्जरी करवाई थी। उसके परिवार के अलावा किसी को, यहां तक कि तन्मय को भी ये नहीं पता था। अभय ने चेतन के शरीर की ओर इशारा करते हुए कहा, अपेंडिक्स की समस्या में चेहरा पीला पड़ता है, अपेंडिक्स पर काले धब्बे और वजन कम होने लगता है। सर्जरी के बाद ये सारे लक्षण तुम्हें दिख रहे हैं। चेतन चुप हो गया, क्योंकि अभय ने सब सही बताया था। चमत्कारी वैद्य, ये कमाल था। रॉली और जुन बहुत उत्साहित थे। वो हमेशा से बच्चा चाहते थे और अब उन्हें उम्मीद दिख रही थी। तन्मय राठौर भी उत्साह दिखा रहे थे। जुन उनका इकलौता बेटा था और सालों से उसका कोई बच्चा नहीं हुआ। वो पोता चाहते थे, खासकर जब उनके उम्र के दोस्तों के पोते पोती थे। इस वजह से तन्मय का अभय के प्रति रवैया अब नाराजगी से तारीफ में बदल गया था। अभय ने समझाया, सुनो, बाचपन की कई वजह हो सकती है। अंडाशय की खराबी, कमजोर हार्मोन, अंडोत्सर्ग न होना, अनियमित मासिक धर्म, नलिकाओं का संकरापन, चिपकना, रुकावट, गर्भाशय ग्रीवा का कटाव और वीर्य की असामान्यता। तुम्हारे मामले में तुम्हारे शरीर में ज्यादा ठंड जमा है, जिसने नलिकाओं और वीर्य नलियों को ब्लॉक कर दिया है। तो ये तुम दोनों की समस्या है। अभय को पता था कि रॉली और जुन अभी भी थोड़ा शक कर रहे हैं, तो उसने उनकी समस्याएं साफ बता दी। जुन ने खुद की ओर इशारा करते हुए कंफ्यूज होकर पूछा, तुम कह रहे हो कि मुझ में भी समस्या है? उसे हमेशा लगता था कि बच्चा न होने की वजह सिर्फ उसकी पत्नी है, लेकिन अभय की बात सुनकर उसे लगने लगा कि शायद उसमें भी कमी है। अभय ने जुन की ओर इशारा करते हुए शांत लहजे में कहा, बिल्कुल, देर रात तक जागना, सिगरेट और शराब पीना, ये सब तुम अक्सर करते हो, जो तुम्हारे वीर्य पर बुरा असर डालता है। तुम्हारी कदकाठी और सीधा बैठने से लगता है कि तुम सैनिक हो। इन सालों की थकान ने तुम्हारी किडनी को नुकसान पहुंचाया है। बिल्कुल सही, सब सही था। जुन बहुत हैरान था।
उसके सामने ये जवान न सिर्फ आयुर्वेद में माहिर था, बल्कि उसकी जिंदगी की आदतें और छिपी बीमारी भी तुरंत बता दी। उसने उसकी पहचान भी समझ ली थी। उसने परेशान चेहरे से कहा, अभय, मैं सच कहता हूं, मैं पूर्वांचल शहर में एक स्पेशल मिलिट्री यूनिट का इंस्ट्रक्टर हूं और ये काम बहुत तनाव भरा है। मुझे पता है कि देर रात जागना मेरी सेहत के लिए बुरा है, लेकिन इसे बदलना मुश्किल है। वो काम का दीवाना था और बहुत सारी जिम्मेदारियां संभालने के लिए देर तक जागता था। उसे आराम का वक्त भी नहीं मिलता था। वो सिर्फ अपनी बहन के बॉयफ्रेंड को देखने के लिए मिलिट्री यूनिट से लौटा था, वरना वो वापस भी नहीं आता। अभय ने सिर हिलाकर स्माइल के साथ कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां लिख दूंगा और तुम्हारी समस्या तुरंत हल हो जाएगी। जुन की समस्या अभय के लिए बड़ी नहीं थी। इसे कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों से आसानी से ठीक किया जा सकता था। जुन ने खड़े होकर आभार जताते हुए कहा, अभय, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर भविष्य में तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो बताना। पूर्वांचल शहर में मेरा कुछ रसूख है। उसने अभय को अब नीचा नहीं देखा। उसकी जगह उसने उसकी इज्जत की। अभय ने हाथ हिलाकर कहा, कोई बात नहीं। माया के बॉयफ्रेंड के तौर पर तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। उसे बहुत गर्व महसूस हो रहा था। आखिरकार जुन मिलिट्री यूनिट से था। उसकी मदद से भविष्य में कई मुसीबतों से बचा जा सकता था। दूसरी ओर चेतन हालदार को शुरू से ही नजरअंदाज किया जा रहा था। सारा ध्यान अभय पर था। जुन ने उत्सुकता से पूछा, अभय, मैं जानना चाहता हूं कि तुम मेरी पत्नी का इलाज कैसे करोगे? अभय ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत आसान है। मैं उस पर नौभाग्य सुइया करूंगा। जुन ने भौहें सिकोड़कर शक भरे लहजे में पूछा, नौभाग्य सुइया? आयुर्वेदिक चिकित्सा? उसे पता था कि सुइया नंगे शरीर पर की जाती है। क्या इसका मतलब उसकी पत्नी को नंगा होना पड़ेगा? अभय सिंह ने जुन राठौर को तसल्ली देते हुए कहा, निश्चिंत रहो भैया, मैं कपड़ों के ऊपर से नौभाग्य सुइया कर सकता हूं। जुन को शांत करने के लिए उसने रॉली के कपड़े पहने रहते हुए सुइया करने का फैसला किया। आखिरकार रॉली माया राठौर की भाभी थी और उससे बड़ी थी। भैया, ये तो मौका उठा रहा है। जुन ने अभय को हैरानी से देखा। उसे लगा कि ये शख्स उसका फायदा उठा रहा है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सका क्योंकि अभय उसकी पत्नी का इलाज कर रहा था। अभय ने स्माइल के साथ कहा, भाभी, यहां बैठिए, मैं आप पर सुइया करूंगा। उसने अपनी 9 चांदी की सुइया निकाली। उसकी हरकतें बिजली सी तेज थी। उसने 9 सुइया ग्वान्युआन, सानिंग जियाओ और ज्वेफू प्रेशर पॉइंट्स पर डाली। चूंकि रॉली के शरीर में ठंडी हवा थी, उसने कई और प्रेशर पॉइंट्स पर भी सुइया डाली। रॉली का फिगर शानदार था। उसकी त्वचा रेशम सी चिकनी थी। उसकी छाती भरी हुई थी और टांगे लंबी और पतली थी। सुइया करते वक्त अभय ने उसकी पिंडली को हल्के से छुआ, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया। अभय ने सिर्फ उसकी पिंडली को हल्के से छुआ था। उसने उसे सहलाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार माया और जुन दोनों बगल में देख रहे थे। उसकी हरकतें बिजली सी तेज थी। 9 सुइया घूमी और उनके जरिए ठंडी हवा का एक धागा निकल गया। रॉली का चेहरा लाल था। उसे अपने शरीर में बहुत गर्मी महसूस हो रही थी। पहले वो ठंड से बहुत डरती थी और हमेशा ठंडा महसूस करती थी, लेकिन अब उसे बहुत बेहतर लग रहा था। 10 मिनट बाद अभय ने 9 सुइयां निकाली और कहा, भाभी, मैंने आपके शरीर की सारी ठंडी हवा निकाल दी है। आपकी सारी बंद नलिकाएं अब खुल गई है। 1 महीने में आप जरूर गर्भवती हो जाएंगी। रॉली ने अभय को झुककर कहा, थैंक यू। अभय, उसे अपने पूरे शरीर में आराम महसूस हो रहा था। वो गर्म और ताकतवर थी। उसके गर्भाशय का दर्द भी गायब हो गया था। इसका मतलब था कि अभय ने उसकी बीमारी सचमुच ठीक कर दी थी। भाभी की तारीफ से अभय बहुत खुश हुआ। रॉली का इलाज करने के बाद अभय ने जुन के लिए आयुर्वेदिक दवाइयों की लिस्ट लिखी। उसमें कई कीमती जड़ी बूटियां थी, जैसे कमल, सूखा समुद्री घोड़ा, संतरे का छिलका और काली दाल। अगर जुन अभय की सलाह मानता और दवाइयां लेता तो उसकी कमजोर किडनी पूरी तरह ठीक हो जाती। जुन ने अभय के लिए 1 कप चाय बनाते हुए कहा, थैंक यू। पूर्वांचल शहर में कुछ ही लोग थे जिनके लिए डायरेक्टर का बेटा चाय बनाता था।
तन्मय राठौर ने भी अभय को तारीफ भरी नजरों से देखा। अपनी बहू का गुलाबी चेहरा देखकर उसे पता था कि अभय की सुइया असरदार थी। जब अभय पहली बार आया था तो सबकी उसके बारे में नकारात्मक राय थी, लेकिन अब सब उसकी तारीफ कर रहे थे। वो टेबल का केंद्र बन गया था। यहां तक कि क्रिमिनल पुलिस के डायरेक्टर तन्मय राठौर ने भी उसके लिए एक कप शराब बनाई। चेतन हालदार ने जलन भरी नजरों से देखा, लेकिन उसे पता था कि उसके पास कोई वैद्य कौशल नहीं है। जलन का कोई फायदा नहीं था। सबने बहुत अच्छा खाना खाया। खाने के बाद अभय जाने की तैयारी करने लगा। जाने से पहले जुन ने जिद करके उसे अपना फोन नंबर दिया। उसने अभय से कहा कि अगर कोई मुसीबत हो तो उसे फोन करे। वो अपनी बहन के बॉयफ्रेंड से बहुत खुश था। तन्मय ने मन में सोचा, हाय, काश अभय का पिता उपमेयर होता। कितना अच्छा होता अगर उसका पिता भी कोई ताकतवर शख्स होता। सचमुच अभय चेतन से ज्यादा आकर्षक था। वो उससे ज्यादा काबिल था और उसकी जुबान भी तेज थी। लेकिन अभय के पिता की चेतन से कम हैसियत थी। इसलिए भले ही तन्मय को अभय बहुत पसंद था, वो फिर भी चाहता था कि चेतन माया का बॉयफ्रेंड बने। उसे नहीं पता था कि अभय नवद्वीप के सिन्हा परिवार से है या कि वो वुल्फ क्षेत्र का राजा है। अगर उसे पता होता तो वो ऐसा नहीं सोचता। अभय को तन्मय के ख्यालों की परवाह नहीं थी। खाने के बाद वो माया के साथ रेस्तरां से निकल गया। रेस्तरां के बाहर माया ने कहा, थैंक यू अभय। उसे पता था कि अभय की मदद के बिना उसके पिता और भाई उसे चेतन का गर्लफ्रेंड बनने के लिए मजबूर करते। लेकिन अभय ने उसकी भाभी का बाचपन ठीक किया तो उनके लिए उसे चेतन से डेट करने के लिए मजबूर करना अजीब होता। लेकिन माया को पता था कि उसके पिता को ताकत की बहुत कद्र है। वो आसानी से हार नहीं मानेगा। अभय ने माया का नरम हाथ सहलाते हुए कहा, छोटी माया, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। माया का छोटा हाथ गोरा और नरम था। उसे छूना बहुत अच्छा लगता था। माया ने शर्माते हुए कहा, क्या क्या तुम सिर्फ मेरा अस्थाई बॉयफ्रेंड हो? सिर्फ आज के लिए। उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने अभय को आज अपने पिता और चेतन के लिए बहाना बनाने बुलाया था। अब जब अभय ने मकसद पूरा कर लिया, वो नहीं चाहती थी कि वो उसका बॉयफ्रेंड बने। अभय ने नाखुशी से कहा, छोटी माया, तुमने मुझे इस्तेमाल करके तुरंत छोड़ दिया। मैं तुम्हें नीचा देखता हूं। माया ने कहा, अभय, मुझे माफ करो। मैं अगली बार तुम्हें खाना खिलाऊंगी। अभय ने कहा, नहीं, मुझे इनाम चाहिए। माया ने पूछा, कैसा इनाम? अभय ने कहा, मुझे एक चुंबन चाहिए, मेरी घायल आत्मा को ठीक करने के लिए। उसने माया के लाल होठों को देखा। उसे आज बहाना बनाए जाने की थोड़ी नाराजगी थी। जाहिर है उसे कुछ मुआवजा चाहिए था। चूमना? माया का चेहरा बदल गया। उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं, कोई और इनाम मांग लो। अभय ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें चूमना चाहता हूं। उसने माया की मर्जी की परवाह नहीं की। उसने उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और उसके लाल होठों को चूम लिया। उसके चेरी जैसे होंठ नरम और मीठे थे। शरारती, माया ने अभय को गाली दी, लेकिन उसके होंठ चूमे जा रहे थे। वो सिर्फ विरोध की आवाजें निकाल सकती थी, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं था। तन्मय राठौर, जुन राठौर, रॉली और चेतन हालदार रेस्तरां से बाहर निकले। तभी उन्होंने प्रवेश द्वार पर अभय और माया को चूमते देखा। तन्मय का चेहरा ये नजारा देखकर बदल गया। उसे पता था कि उसकी बेटी अपनी इज्जत की बहुत कद्र करती है। उसने कभी किसी मर्द का हाथ भी नहीं पकड़ा था, लेकिन अब वो एक मर्द को चूम रही थी। क्या सचमुच अभय उसका बॉयफ्रेंड था? तन्मय की आंखें कंफ्यूज थी। पहले उसे यकीन नहीं था कि अभय उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड है। उसे लगा था कि अभय सिर्फ चेतन को ठुकराने का बहाना है, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसका मन थोड़ा बदल गया।
जुन और रॉली ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में हैरानी थी। अभय ने रॉली की बीमारी ठीक की थी, तो उनके मन में उसके लिए स्नेह बहुत बढ़ गया था। अगर अभय माया का बॉयफ्रेंड बन सकता तो ये अच्छा होता। सबसे नाखुश चेतन था। अभय और माया को चूमते देखकर उसका चेहरा काला पड़ गया। वो इतना गुस्से में था कि उसकी नाक टेढ़ी हो गई थी। चेतन हालदार, उदास और परेशान था। वो माया राठौर के साथ बड़ा हुआ था, लेकिन उसने कभी माया का हाथ भी नहीं पकड़ा। लेकिन अब अभय सिंह ने वो कर दिखाया जो उसने कभी नहीं किया। उसके दिल में गुस्से की आग भड़क रही थी। उसने गुस्से से कहा, अभय, माया को तुरंत छोड़ो। वो अभय के पास दौड़ा। क्या? मैं चूम रहा हूं और तुम बीच में टांग अड़ा रहे हो? अभय ने माया को छोड़ा और चेतन को नाखुशी से देखा। उसे लगा कि ये शख्स बहुत खराब है। इसका टाइमिंग बेकार है। अभय को उसे लात मारने का मन हुआ। छूटते ही माया ने हांफते हुए सांस ली। लेकिन जब उसने अपने पिता, भाई और भाभी को बगल में देखा तो वो हैरान रह गई। उसने शर्माते हुए कहा, तुम बहुत शरारती हो। मुझे कितनी शर्मिंदगी हो रही है। उसका खूबसूरत चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसे पता था कि उन्होंने उसे अभय के साथ चूमते हुए देख लिया होगा। अभय ने चेतन को ठंडी नजरों से देखते हुए कहा, चेतन, मैं तुम्हें आधिकारिक तौर पर बता रहा हूं कि माया मेरी गर्लफ्रेंड है। उसे परेशान मत करना, वरना मैं तुम्हें पीट दूंगा। चेतन ने अभय की ओर उंगली उठाकर कहा, तुम तुम। वो इतना गुस्से में था कि अभय की पिटाई की बात सुनकर बोल नहीं पाया। वो उपमेयर का बेटा था। सब उसकी खुशामद करते थे। पहली बार किसी ने कहा कि वो उसे पीटेगा। अभय ने तिरस्कार से कहा, क्या कहना चाहते हो? तुम हकलाते हो क्या? ये शख्स बहस में भी नहीं जीत सकता। मेरा मुकाबला कैसे करेगा? तन्मय राठौर को चेतन का मजाक बनता देख अच्छा नहीं लगा। उसने जल्दी से अपनी बेटी को बुलाया। माया, मेरे साथ घर चलो। तुम्हारी मां तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसे पता था कि अगर उसकी बेटी चली जाएगी तो दोनों मर्द लड़ नहीं पाएंगे। माया पहले अपने पिता की बात नहीं मानना चाहती थी, लेकिन अपनी मां का जिक्र सुनकर वो तुरंत राजी हो गई। उसकी मां अभी भी बिस्तर पर थी और उसे देखभाल की जरूरत थी। उसे जाहिर तौर पर घर जाना था। उसने धीमी आवाज में कहा, अभय, मैं जा रही हूं। आज के लिए थैंक यू। उसके पिता, भाई, भाभी और वो एक ऑडी में बैठकर होटल से चले गए। चेतन ने माया के जाने के बाद अपनी फरारी स्पोर्ट्स कार में बैठकर अभय को घमंड भरी नजरों से देखा और चला गया। उसे पता था कि वो अभय से बहस में नहीं जीत सकता, लेकिन उसके पास ताकत और पैसा था। वो अपनी फरारी से अभय का मजाक उड़ा सकता था। अभय ने हल्के से मुस्कुराकर होटल छोड़ दिया। उसे चेतन के तानों की परवाह नहीं थी। वुल्फ क्षेत्र में उसके पास रोल्स रॉयस, मासेराती और लैम्बोर्गिनी जैसी अनगिनत लग्जरी कारें थी। उसके पास कुछ निजी जेट और लग्जरी यॉट भी थे, लेकिन वो सब अफ्रीका में थे। चेतन का फरारी दिखाना अभय के लिए मजाक था। अभय की नजरों में चेतन एक जोकर था। उसे उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं थी। शेर को चींटी की चिंता क्यों करनी? ये वक्त की बर्बादी होती। रात के 10 बज रहे थे। पूर्वांचल शहर रोशनी और गाड़ियों से भरा था। रात के जीव और गुंडे सड़कों पर अपने अगले निशाने की तलाश में निकल आए थे। काली रात अपराधियों का पसंदीदा ढाल थी। अभय ने मन में सोचा, पता नहीं शालिनी सो गई होगी, शायद अभी जाग रही हो। उसने कहा था कि वो मेरा इंतजार करेगी। वो चलते चलते बुदबुदाया। उसे अपनी पत्नी से लगाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। ये समय के साथ पनपा प्यार था। चूंकि रात 10 बज चुके थे और सर्दी बहुत थी, सड़कों पर बहुत कम लोग थे। अभय अभी थोड़ा चला ही था कि उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसकी रूह कांप उठी। उसने बुदबुदाया, खतरा। वो एक तरफ हटा और पीछे से आए हमले से बच गया।
एक हरा पत्थर उस जगह पर गिरा जहां अभय अभी खड़ा था। उसने तेज चीख की आवाज की और जमीन पर जोर से टकराया। पत्थर अंडे के आकार का था और उसने जमीन पर बड़ा निशान छोड़ दिया। अगर यह पत्थर अभय को लगता तो उसकी हड्डी जरूर टूट जाती। अभय ने जमीन पर पत्थर देखकर ठंडी नजरों से कहा, छिपकर हमला, कितना कायराना। उसने आसपास देखा कि हमलावर कौन है। अचानक हवा में दो पत्थर दिखे। पत्थरों ने तेज चीख की आवाज की और अभय की ओर तेजी से आए। अभय ने तिरस्कार से कहा, कमजोर निशाना। उसने अपने दाहिने पैर से सामने की दीवार पर जोर से ठोका। उसका पूरा शरीर तोप की तरह उछला। दो काले पत्थर दीवार से टकराए और उसमें तुरंत दो छोटे छेद बन गए। अभय ने खामोश गली की ओर अंधेरे लहजे में कहा, अगर हिम्मत है तो सामने आ। अंधेरे में छिपकर कायरों की तरह हमला क्यों कर रहा है? अभय की बात खत्म होते ही एक पतला जवान काले कपड़ों में अंधेरी गली से निकला। वो ताली बजाते हुए चल रहा था। उसने ठंडी स्माइल के साथ कहा, बुरा नहीं, बुरा नहीं, तुम मेरे पत्थरों से बच गए। वो जवान सिर्फ 1.7 मीटर लंबा था। उसकी आंखें उल्टी थी और चेहरा भयानक। उसने अभय को ठंडी नजरों से देखा। वो जहरीले सांप जैसा था और उसका रवैया ठंडा था। अभय ने उस जवान से पूछा, तुम कौन हो? मेरा तुमसे क्या बैर है? उसने ठंडी स्माइल के साथ कहा, मेरा नाम सनन चतुर्वेदी है। हर्ष चतुर्वेदी ने मुझे तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने का हुक्म दिया। मेरे हाथ खुजलाने लगे तो मैंने तुम पर पत्थर फेंके। मुझे नहीं लगा था कि तुम बच जाओगे। अभय ने ठंडी स्माइल के साथ हर्ष का मजाक उड़ाते हुए कहा, ओह, तो वो हरामी हर्ष चतुर्वेदी है। क्या तुम जैसे शख्स को लगता है कि वो मेरे हाथ पैर तोड़ सकता है? अभय ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि आज तिंग चतुर्वेदी को थप्पड़ मारने के बाद हर्ष बदला लेगा, लेकिन उसे नहीं लगा था कि हर्ष का बदला इतनी जल्दी आएगा। होटल छोड़ते ही उसका पीछा शुरू हो गया था। असल में सनन ने अभय का पीछा तब से शुरू किया था जब वो ऑफिस से निकला था। सनन ने अपनी मुट्ठियां भींचकर मजबूत योद्धा का रौब दिखाते हुए कहा, तुमने हर्ष चतुर्वेदी को गाली देने की हिम्मत कैसे की? अपने हाथ पैर खुद तोड़ोगे या मैं तोड़ूं? वो बहुत ताकतवर था। उसे लड़ाई और चुप के हथियारों की ट्रेनिंग थी, इसलिए उसने अकेले अभय का सामना करने की हिम्मत की। अभय सिंह ने ठंडी स्माइल के साथ कहा, जब तुम मेरे हाथ पैर तोड़ना चाहते हो तो मैं भी बदले में तुम्हारे हाथ पैर तोड़ूंगा। उसने ताकतवर रौब छोड़ते हुए सनन चतुर्वेदी की ओर कदम बढ़ाए। सनन ने अभय की बात सुनकर मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या मजाक है? तुम मेरे हाथ पैर तोड़ोगे? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ऐसा कर सकते हो? उसकी आंखों में ठंडक की चमक थी। सनन हर्ष चतुर्वेदी का निजी बॉडीगार्ड था। वो लड़ाई में बहुत माहिर था। आमतौर पर वो 7 से 8 लोगों को अकेले हरा देता था। उसे नहीं लगा कि अभय उसका मुकाबला कर सकता है। उसने ठंडी स्माइल के साथ कहा, जब तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अभय एक अकेले भेड़िए की तरह तेजी से उसकी ओर बढ़ा। पलक झपकते वो सनन के सामने था। सनन हैरान रह गया, कितनी तेजी! अभय की रफ्तार बहुत तेज थी। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींची और 100 किलो की ताकत जमा की। उसकी मुट्ठी ने चीख की आवाज की और अभय के सिर की ओर जोर से मारी। अभय ने धीमी गुर्राहट के साथ अपनी दाहिनी टांग बिजली की तेजी से बाहर निकाली। उसने तुरंत सनन के पेट में लात मारी। सनन का शरीर उछलकर गली की दीवार से जोर से टकराया। उसने गर्म खून की उल्टी की और जमीन पर फिसल गया। वो लंबे वक्त तक उठ नहीं सका। उसने जमीन पर लेटे हुए डर भरी नजरों से अभय को देखा और पूछा, कितना ताकतवर! तुम कौन हो? उसे कभी नहीं लगा था कि ये जवान इतना मजबूत होगा। अभय ने उसे एक ही हमले में हरा दिया था। उसे पता होना चाहिए कि उसकी लड़ने की काबिलियत पूर्वांचल शहर में शीर्ष 10 में थी। इन 10 योद्धाओं में उसने कभी अभय नाम के किसी शख्स का जिक्र नहीं सुना था।
अभय ने ठंडी स्माइल के साथ कहा, तुम्हें मेरी पहचान जानने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस अपनी गलती की सजा भुगतनी है। उसने सनन के हाथ पैरों पर जोर से पैर मारा। सनन के हाथ पैर एक एक करके टूट गए। उसने गर्म खून की उल्टी की और दर्द से चीख कर बेहोश हो गया। बेचारा सनन अभय के हाथ पैर तोड़ना चाहता था। उसे नहीं पता था कि उसके अपने हाथ पैर टूट जाएंगे। अभय ने झुककर सनन की छाती टटोली। उसे 5 लाख रुपए का चेक मिला। उसने चेक देखकर खुशी से कहा, वाह, 5 लाख रुपए का चेक। हर्ष चतुर्वेदी ने सनन को अभय को सबक सिखाने के लिए 5 लाख रुपए दिए थे, लेकिन चेक अब अभय के हाथ में था। सनन को जब होश आएगा और पता चलेगा कि चेक अभय ले गया तो उसे बहुत पछतावा होगा। आज सनन का सबसे बदकिस्मत दिन था। उसने न सिर्फ अपना मिशन फेल किया, बल्कि पैसे भी गंवाए। अभय ने 5 लाख रुपए जेब में रखे और टैक्सी रोकी। फिर वो शाही महल की ओर चल पड़ा। जब अभय मैंशन नंबर 13 पहुंचा तो रात के 11 बज चुके थे। मैंशन की लाइट्स अभी भी जल रही थी। शालिनी गुप्ता जाहिर तौर पर उसका इंतजार कर रही थी। अभय ने मैंशन की रोशनी देखकर अपने कदम तेज किए। वो भावुक हो गया। वो परिवार का छोड़ा हुआ बच्चा था। कभी किसी ने उसकी परवाह नहीं की। कोई रात को उसका इंतजार नहीं करता था। शालिनी पहली औरत थी जो रात को उसका इंतजार करती थी। घर होने का एहसास बहुत अच्छा था। अभय के दिल में गर्माहट थी। उसने चाबी निकाली, दरवाजा खोला और अंदर चला गया। उस वक्त शालिनी ने सफेद पायजामा पहना था। वो सोफे पर टीवी देख रही थी। वो फूलों की राह नाम का ड्रामा देख रही थी। ये बहुत अच्छा ड्रामा था। हाना कियांगू और जिहुआ बाई की कहानी ने कई औरतों की आंखें नम कर दी थी। बेशक मुख्य किरदार लिंग जाओ भी बहुत खूबसूरत थी। शालिनी ने टेडी बैर पकड़ा था और ड्रामे में इतनी डूबी थी कि उसे अभय के आने का पता भी नहीं चला। अभय ने देखा कि शालिनी को उसका घर आने का पता नहीं चला तो थोड़ा हैरान होकर कहा, शालिनी, क्या ड्रामा इतना अच्छा है? अभय की आवाज सुनकर शालिनी चौंक गई। उसने स्माइल के साथ कहा, यह ड्रामा बहुत मजेदार है। ये मेरा पहला ड्रामा है। ये उम्मीद से ज्यादा अच्छा है। शालिनी कंपनी की सीईओ थी। वो हमेशा व्यस्त रहती थी और कभी ड्रामा नहीं देखती थी। घर पर वो पढ़ाई करती थी और किताबें पढ़ती थी। लेकिन इन 2 दिनों में हर्ष चतुर्वेदी की बहन की मुकदमे की धमकी से वो बहुत तनाव में थी। अभय डायरेक्टर के साथ डिनर पर गया था और घर नहीं था। तनाव कम करने के लिए उसने टीवी खोला था। उसे नहीं पता था कि ड्रामा इतना अच्छा होगा कि वो रुक नहीं पाएगी। उसने अभय के घर आने तक ड्रामा देखा। शालिनी ने टीवी बंद करके पूछा, अभय, डायरेक्टर के साथ डिनर कैसा रहा? डायरेक्टर पूर्वांचल शहर का बहुत प्रभावशाली शख्स था। उसके साथ खाना अभय के लिए सम्मान की बात थी। अभय को डायरेक्टर को नाराज नहीं करना था। अभय को शालिनी के सवाल का जवाब नहीं सूझा। वो ये नहीं कह सकता था कि डिनर सिर्फ माया राठौर का उसे बहाना बनाने का तरीका था। अगर उसने ऐसा कहा तो शालिनी नाराज हो जाती। उसने सोचकर कहा, शालिनी, डायरेक्टर को मैं पसंद आया। उसने कहा कि मैं अच्छा नागरिक हूं। उसने मुझे भविष्य में पूर्वांचल शहर के लिए और योगदान देने को कहा। शालिनी ने उत्साह से कहा, अभय, लगता है डायरेक्टर आपकी बहुत कदर करता है। आपको भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। वो खुश थी कि उसके पति को डायरेक्टर ने इतना पसंद किया। अभय ने स्माइल के साथ कहा, शालिनी, जल्दी आराम करो। हमें कल प्राचीन राजा प्रतियोगिता में जाना है। प्राचीन राजा प्रतियोगिता का जिक्र सुनकर शालिनी ने हल्के से भौहें सिकोड़ ली। उसका चेहरा चिंतित हो गया। शालिनी की आंखों में चिंता देखकर अभय ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, शालिनी, चिंता मत करो। कल तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। शालिनी ने सिर हिलाकर कहा, हां अभय, मुझे तुम पर यकीन है। उसे अभय पर काफी भरोसा था। अभय ने कहा,
शालिनी, मैं तुम्हें बेड तक ले चलता हूं। शालिनी ने जवाब दिया, अभय, ठीक है, कल मुझे जुकाम था, लेकिन अब मैं ठीक हूं। अभय ने कहा, नहीं, अब से मैं हर दिन तुम्हें बेड तक ले जाऊंगा। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए शालिनी को गोद में उठाया और दूसरी मंजिल के बेडरूम की ओर चल दिया। शालिनी का फिगर सचमुच कमाल का था। उसकी त्वचा कश्मीरी जेड सी चिकनी थी। उसकी लंबी पतली टांगे छूने में मजा देती थी। पल भर में अभय दूसरी मंजिल के बेडरूम में पहुंच गया। उसने शालिनी को बड़े बेड पर लिटाया। उसके आकर्षक चेहरे और फिगर को देखकर वो उस पर झपटना चाहता था, लेकिन उसने अपनी चाहत पर काबू किया। उसका शालिनी के साथ रिश्ता बहुत बेहतर हो गया था। अब वो उसे छू और चूम सकता था। वो उनके रिश्ते को बर्बाद नहीं करना चाहता था। अभय को यकीन था कि जल्द ही वो शालिनी को पूरी तरह जीत लेगा। बहुत जल्द वो उसके साथ सो सकेगा और उसे अपनी औरत बना लेगा। शालिनी ने कंबल में छिपते हुए सिर्फ सिर बाहर निकालकर कहा, अभय, मुझे एक कहानी सुनाओ। बचपन में उसकी मां उसे सोने से पहले कहानी सुनाती थी। बड़ी होने और अभय से शादी करने के बाद उसकी मां ने उसे कभी कहानी नहीं सुनाई। अभय ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें स्नो व्हाइट राजकुमारी की कहानी सुनाता हूं। एक दूर देश में एक राजा और रानी थे। वो एक बच्चा चाहते थे, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। जल्द ही उनकी एक प्यारी बेटी हुई, जिसकी त्वचा रेशम सी गोरी थी, तो उन्होंने उसका नाम स्नो व्हाइट रखा। अभय ने शालिनी को स्नो व्हाइट की कहानी सुनाई, लेकिन कहानी खत्म होने से पहले शालिनी सो गई। उसके खूबसूरत चेहरे पर मीठी स्माइल थी, जैसे वो खुद स्नो व्हाइट राजकुमारी हो। अभय ने शालिनी के कंबल ठीक किए और दरवाजा बंद करके कमरे से निकल गया। उसने कहा, शुभ रात्रि शालिनी। अगली सुबह सूरज अभी अभी उगा था। उसकी चमकीली किरणें जमीन पर पड़ रही थी और ठंडे सर्दी के दिन को गर्म कर रही थी। अभय सिन्हा और शालिनी गुप्ता दोनों बहुत सुबह उठ गए। शालिनी ने आज के लिए खास तौर पर तैयार किया था और हल्का मेकअप किया। उसने सफेद कपड़े पहने और बैंगनीला लिपस्टिक लगाई, जो उसकी गोरी त्वचा को और निखार रही थी। उसने काली लेगिंग्स पहनी, जिससे उसकी लंबी टांगे और आकर्षक कूल्हे और ज्यादा लुभावने लग रहे थे। उसका चेहरा और फिगर दोनों कमाल के थे। दोनों ने सादा नाश्ता किया और बाहर निकल गए। आज प्राचीन राजा प्रतियोगिता का दिन था। तिंग चतुर्वेदी की नकली ज्वेलरी की आज जांच होनी थी। ये हिम शिखर कॉरपोरेशन की साख को प्रभावित करता था। शालिनी ने पहली बार काम पर नहीं जाने का फैसला किया। अभय ने भी दिन की छुट्टी ली थी। वो शालिनी के साथ प्राचीन राजा प्रतियोगिता में जाने को तैयार था। अभय ने BMW के पास खड़े होकर पूछा, शालिनी, तुम गाड़ी चलाओगी या मैं? शालिनी ने आकर्षक स्माइल के साथ कहा, मैं चलाऊंगी। तुम्हें बाद में प्राचीन राजा प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है। तुम्हें अपनी ताकत बचानी चाहिए। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और ड्राइवर सीट पर बैठ गई। अभय जाहिर तौर पर पैसेंजर सीट पर बैठा। शालिनी ने चाबी घुमाई, एक्सेलरेटर दबाया, स्टीयरिंग व्हील मोड़ा और प्राचीन वस्तु संघ की ओर चल पड़ी। प्राचीन वस्तु संघ पीपल रोड पर पूर्वांचल शहर संग्रहालय के पास था। ये क्लाउड टॉप हाई राइज बिल्डिंग की पहली मंजिल पर 1000 वर्ग मीटर से ज्यादा जगह घेरता था। क्लाउड टॉप हाई राइज एक ऊंची इमारत थी, जिसमें 20 से ज्यादा मंजिलें थी, और ये पूर्वांचल शहर की सबसे मशहूर इमारतों में से एक थी। प्राचीन वस्तु संघ का इस इमारत में सबसे अच्छी जगह पर होना उसकी ताकत दिखाता था। जब शालिनी और अभय इमारत पर पहुंचे, तो पार्किंग में पहले से ही कई लग्जरी कारें थी। शालिनी की BMW यहां साधारण गाड़ी लग रही थी। प्राचीन राजा प्रतियोगिता में सिर्फ ताकतवर, पैसे वाले, रुतबे और शोहरत वाले लोग ही आ सकते थे, जैसे बड़े अधिकारी, CEO, मशहूर हस्तियां और करोड़पति। क्लाउड टॉप हाई राइज के पास मौजूद लोग प्राचीन राजा प्रतियोगिता की चर्चा कर रहे थे।
इसमें पार्किंग का सिक्योरिटी गार्ड, मॉल का मैनेजर और किराने की दुकान का मालिक शामिल था। आखिरकार ये प्रतियोगिता सबको प्रभावित करती थी। प्रतियोगिता में आने वाले यहां अपनी गाड़ियां पार करते थे। अगर उनका मूड अच्छा होता तो वो अच्छी टिप देते और मॉल में खूब खर्च करते। प्रतियोगिता के कुछ प्रतिभागी भी जोर शोर से चर्चा कर रहे थे। वो सिक्योरिटी गार्ड से ज्यादा उत्साहित थे। प्राचीन राजा प्रतियोगिता पूर्वांचल शहर के प्राचीन क्षेत्र का उत्सव थी। प्राचीन वस्तुओं से प्यार करने वाले सब इसमें शामिल होते थे और कई करोड़पति मेहमान होते थे। अगर वो प्रतियोगिता जीत लेते तो बड़े अधिकारी और करोड़पति उनकी तलाश करते और उनके लिए प्राचीन वस्तुएं चुनने को कहते। लेकिन अगर प्रतिभागी हार जाता तो करोड़पति उसे एक नजर भी नहीं देते, क्योंकि हारा हुआ किसी काम का नहीं होता। समाज एक सच्चा मंच था। अगर तुम चाहते थे कि लोग तुम्हारी इज्जत करें तो तुम्हें काबिलियत चाहिए थी। प्राचीन राजा प्रतियोगिता प्रतिभागियों की किस्मत तय करती थी। जीतने के लिए प्रतिभागियों ने बहुत मेहनत की थी और जानकारी जुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो गपशप करते थे कि किसने हाल ही में अपनी जांच की काबिलियत बढ़ाई और कौन किसी प्राचीन मास्टर का शिष्य बन गया। इन सब से उलट अभय को ऐसी गपशप की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे प्राचीन वस्तुओं की पूरी जानकारी थी। उसे प्रतियोगिता को लेकर जरा भी तनाव नहीं था। उसने चेहरे पर स्माइल लाते हुए सोचा, मैं अपनी पत्नी की मदद के लिए प्राचीन राजा प्रतियोगिता जीतूंगा। शालिनी उसकी पत्नी थी और हिम शिखर कॉरपोरेशन वो जगह जहां वो काम करता था। अभय जाहिर तौर पर जीतना चाहता था ताकि उसकी पत्नी और कंपनी इस संकट से निकल सके। सुबह 8 बजे पूरा प्राचीन वस्तु संघ गहमा गहमी से भर गया। ढेर सारे बड़े अधिकारी, करोड़पति, मशहूर हस्तियां, मेहमान और प्रतिभागी इमारत की पहली मंजिल की ओर बढ़े। आज प्राचीन राजा प्रतियोगिता का दिन था। यह प्राचीन वस्तु संघ का सबसे बड़ा आयोजन था। न सिर्फ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य मौजूद थे, बल्कि पूर्वांचल शहर की दूसरी प्रभावशाली ताकतें भी प्रतियोगिता देखने आई थी। चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी, लोगों की जिंदगी का स्तर बहुत बेहतर हो गया था। कई लोग शौक और निवेश के लिए प्राचीन वस्तुएं इकट्ठा करने लगे थे। हाल के सालों में प्राचीन वस्तुएं इकट्ठा करना और ज्यादा मशहूर हो गया था। टीवी पर और शहर की गलियों में प्राचीन वस्तुओं की बिक्री और कलेक्टर दिखाई देते थे। प्रतियोगिता में सिर्फ वही लोग हिस्सा ले सकते थे जिन्हें प्राचीन वस्तुओं की गहरी समझ हो। इसलिए करोड़पति अक्सर आते थे कि कहीं उन्हें कोई काबिल शख्स मिल जाए जिसे वो इस्तेमाल कर सके। अगर कोई काबिल शख्स मिलता तो करोड़पति अपने फायदे के लिए उसे भर्ती करने की पूरी कोशिश करते। जब अभय और शालिनी प्राचीन वस्तु संघ में घुसे तो हॉल में मौजूद कई लोगों की आंखों में जलन थी। कई लोग शालिनी को पहचानते थे क्योंकि वो पूर्वांचल शहर की नंबर 1 सुंदरी थी। उसे एक मर्द के साथ देखकर वो जलन महसूस कर रहे थे। अभय ने माथा थपथपाते हुए आह भरकर कहा, शालिनी, क्या तुमने उन लोगों की खतरनाक नजरें देखी? तुम एक खतरनाक सुंदरी हो। शालिनी ने शर्माते हुए लाल चेहरे के साथ कहा, मेरा मजाक मत उड़ाओ। शूलिंग शर्मा की आंखें अभय को देखकर चमक उठीं। वो जल्दी से उसकी ओर बढ़ी और बोली, भैया, ये आपका हिस्सा लेने का कार्ड है। उसने एक कार्ड निकालकर अभय को थमाया। हिस्सा लेने का कार्ड ताश के पत्ते के आकार का था। इसमें प्रतिभागी का नाम, पहचान और नंबर लिखा था। जैसे इस कार्ड पर अभय का नाम, हिम शिखर कॉरपोरेशन से उसकी संबद्धता और एक पहचान नंबर था। प्रतियोगिता में सिर्फ 100 प्रतिभागी थे। चूंकि अभय ने देर से नाम लिखवाया था, शुरू में प्रतियोगिता में कोई जगह नहीं थी। युनचांग शर्मा ने अपने अध्यक्ष के अधिकार का इस्तेमाल करके उसे कार्ड बनवाया था। उसका पहचान नंबर 100 था। अभय ने कार्ड लेते हुए कहा, थैंक यू, शूलिंग। शूलिंग आज बहुत सुंदर लग रही थी। उसका चेहरा आकर्षक था और त्वचा रेशम सी गोरी थी।
उसने प्रतियोगिता के लिए खास तौर पर तैयार किया था और आईलाइनर भी लगाया था। उसने फैशनेबल ड्रेस पहनी थी और वो बहुत प्यारी दिख रही थी। उसने खुशी से कहा, भैया, मैंने भी प्राचीन राजा प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। मैंने तुमसे पहले नाम लिखवाया था। मेरा पहचान नंबर 2 है। उसने अपना कार्ड निकालकर दिखाया। उसे अभय से मिलकर बहुत खुशी हो रही थी और उसके पास ढेर सारी बातें थी। शूलिंग की उत्साह देखकर शालिनी ने हल्के से भौहें सिकोड़ ली। वो थोड़ा उदास थी, लेकिन शूलिंग यूनचांग शर्मा की पोती थी और उसने उनकी बहुत मदद की थी, तो शालिनी ने अपनी भावनाएं दबा ली। अरे, ये तो अभय है। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम जैसे आवारा को प्राचीन वस्तुओं की क्या समझ? एक खूबसूरत औरत ने, जो अभय सिंह के करीब खड़ी थी, तंज कसते हुए कहा। उसने शूलिंग शर्मा को अभय को हिस्सा लेने का कार्ड देते देखा था। वो बहुत नाखुश थी और उसके शब्द बहुत अपमानजनक थे। अभय ने आवाज सुनकर सिर घुमाया और उस औरत से ठंडे लहजे में कहा, तिंग चतुर्वेदी, लगता है मैंने तुम्हें पिछले बार अच्छा सबक नहीं सिखाया। क्या तुम फिर से पिटाई मांग रही हो? तिंग ने गुस्से से कहा, तुम कितने गवार हो? तुम्हें दूसरों को पीटने के अलावा और क्या आता है? वो डर के मारे एक कदम पीछे हट गई। उसे अभय की गवार हरकते याद आ गई थी। ये शख्स कोई सज्जन नहीं था। जो उसे गुस्सा दिलाता, वो उसे पीट देता था। अभय ने तिंग को एक नजर डालकर हल्के से कहा, कुछ लोग पिटाई के हकदार होते हैं। अभय की बात ने तिंग के जख्म को छू लिया और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक घमंडी आवाज अचानक तीनों के पीछे से आई, छोटी, प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। झगड़ा बंद करो। एक हैंडसम जवान उनके पास आया और चुपके से शालिनी गुप्ता के खूबसूरत चेहरे को तीखी नजरों से देखने लगा। वो कोई और नहीं, चतुर्वेदी परिवार का बेटा हर्ष चतुर्वेदी था। तिंग ने कहा, ठीक है भैया, प्राचीन राजा प्रतियोगिता में मैं हिम शिखर कॉरपोरेशन से खरीदी नकली ज्वेलरी पेश करूंगी। कंपनी की साख बर्बाद हो जाएगी। उसे पता था कि वो अभय से न तो बहस में जीत सकती थी, न ही लड़ाई में, इसलिए वो उसे साजिश से फंसाने वाली थी। हर्ष ने स्वस्थ दिख रहे अभय को देखकर कंफ्यूज होकर कहा, अभय, तुम ठीक कैसे हो? उसने पिछले दिन रात को सनन चतुर्वेदी को अभय को सबक सिखाने को कहा था। अभय इतना स्वस्थ कैसे था? इससे हर्ष बहुत कंफ्यूज था। उसे अभी तक नहीं पता था कि सनन पिटाई के बाद बेहोश हो गया था। अभय ने पूछा, हर्ष चतुर्वेदी, तुमने ही सनन को मुझ पर हमला करने को कहा था ना? हर्ष ने कहा, अभय, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। अभय ने हल्के से कहा, तुमने जो किया वो तुम जानते हो। अभी प्रतियोगिता का वक्त है, तो मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारा किया याद रखूंगा। उसने हर्ष को ठंडी नजरों से देखा। उसकी आंखों में ठंडक की चमक थी। प्राचीन राजा प्रतियोगिता में लड़ाई पर पाबंदी थी। अगर कोई प्रतिभागी लड़ाई में पकड़ा जाता तो उसे अयोग्य ठहरा दिया जाता। अभय जाहिर तौर पर इस वक्त मुसीबत नहीं मोल लेना चाहता था। उसके पास भविष्य में हर्ष को सबक सिखाने के लिए बहुत वक्त था। हर्ष ने ठंडे लहजे में कहा, अभय, इतना घमंड मत करो। प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। मैंने भी प्राचीन राजा प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। प्रार्थना करो कि तुम्हारा सामना मुझसे न हो। चतुर्वेदी परिवार भी ज्वेलरी के कारोबार में था। हर्ष ने छोटी उम्र से प्राचीन वस्तुओं और ज्वेलरी के बारे में सीखना शुरू किया था और उसे बहुत जानकारी थी। ये कोई आश्चर्य नहीं था कि उसने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। बेशक, हर्ष ने प्रतियोगिता में नकली ज्वेलरी की जांच के लिए हिस्सा लिया था। उसकी मंशा बहुत खराब थी। अभय ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, हर्ष चतुर्वेदी, तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि तुम्हारा सामना मुझसे न हो। क्या तुमने नहीं सुना कि घमंडी सिपाही हारता है? आत्मविश्वास अच्छा है, लेकिन ज्यादा आत्मविश्वास तुम्हें ले डूबेगा। अभय को हर्ष और तिंग चतुर्वेदी बिल्कुल पसंद नहीं थे। उनके जैसे घमंडी लोगों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका था
उनके घमंड को कुचलना। हर्ष ने नाक सिकोड़कर कहा, अभय, प्रतियोगिता शुरू होने दो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम और मेरे बीच कितना फर्क है। तुम गवार। अभय ने ठंडी स्माइल के साथ कहा, तुम डींग मारने वाले हो जो खुलासे से नहीं डरते। सिर्फ गवार ही किसी को गवार कहता है। उसने गुस्से से लाल हर्ष से मुंह मोड़ा और शालिनी को हॉल की ओर ले गया। उसने युनचांग शर्मा को देखा और उन्हें नमस्ते करना चाहा। युनचांग ने भूरे कपड़े पहने थे। उनके चारों ओर लोगों का झुंड था और वो बड़े कदमों से जजों के पैनल की ओर बढ़ रहे थे। प्राचीन वस्तु संघ के उपाध्यक्ष संजय हालदार और संघ के दूसरे अहम सदस्य युनचांग के बगल में खड़े थे। युनचांग के दिखते ही हॉल में हलचल मच गई। सारे प्रतिभागी तुरंत खड़े होकर अध्यक्ष को नमस्ते करने लगे। हॉल के दूसरी तरफ प्रतियोगिता में बुलाए गए दर्शक भी खड़े होकर अध्यक्ष को सिर हिलाकर अभिवादन करने लगे। अभय ने दर्शकों में कई जाने पहचाने चेहरों को देखा। वहां उपमेयर का बेटा चेतन हालदार, जय वशिष्ठ, करण सिंह और जय जैन थे। आखिरकार युनचांग प्राचीन वस्तु संघ के अध्यक्ष थे। वो प्रभावशाली और प्राचीन समुदाय के सम्मानित सदस्य थे। उनके लिए उचित शिष्टाचार और सम्मान जरूरी था। अभय ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए सोचा, वो यहां क्यों है? उसने युनचांग के बगल में एक आकर्षक औरत को देखा। वो औरत अभय की जानी पहचानी थी। उसकी त्वचा बर्फ सी गोरी थी और आंखें माणिक सी चमकती थी। उसकी लाल ड्रेस उसके शानदार फिगर को और निखार रही थी, जिससे वो और ज्यादा लुभावनी लग रही थी। वो एक सितारे सी थी जो सबकी नजरें खींच रही थी। शालिनी ने अभय की चमकीली नजरें देख ली। उसने अपनी आकर्षक आंखें झपकाई और कंफ्यूज होकर पूछा, अभय, क्या हुआ? अभय ने जल्दी से अपनी हरकत छिपाते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं बस कुछ सोच रहा था। उसने मन में बुदबुदाया, वो प्राचीन राजा प्रतियोगिता देखने क्यों आई? अभय जल्दी से युनचांग की ओर बढ़ा और नमस्ते करके बोला, नमस्ते युनचांग जी। युनचांग ने अभय को पास बुलाकर उस आकर्षक औरत से मिलवाया। अभय, मैं तुम्हारा परिचय करवाता हूं। ये सिन्हा कॉरपोरेशन की युवा मालकिन रूपा सिन्हा है। तुम उनसे चैरिटी दावत में मिल चुके हो। वो आज 5 जजों में से एक है। युनचांग अभय को जजों से मिलवाना चाहते थे ताकि उनके दिल में उसकी अच्छी छाप पड़े। इससे अभय के प्रतियोगिता जीतने की संभावना बढ़ जाती। अभय ने स्माइल के साथ कहा, नमस्ते मिस सिन्हा। शालिनी उसके बगल में थी, तो अभय ने रूपा कहने की हिम्मत नहीं की। उसने उसे सिर्फ मिस सिन्हा कहा। रूपा ने अभय को मिस सिन्हा कहते सुनकर थोड़ा निराशा महसूस की, लेकिन उसे पता था कि अभय सबके सामने उसे रूपा नहीं कह सकता। रूपा भी नहीं चाहती थी कि कोई उनके रिश्ते के बारे में जाने। आखिरकार वो श्याम वशिष्ठ की मंगेतर थी। उसकी हर हरकत पर सबकी नजर थी। अगर किसी को उनके रिश्ते का पता चल जाता तो ये अभय और उसके लिए बुरा होता। रूपा सिन्हा ने हल्के से मुस्कुराते हुए अभय सिंह से कहा, नमस्ते, काफी दिन हो गए। असल में उसे आखिरी बार अभय से मिले सिर्फ 2 दिन हुए थे, लेकिन रूपा के लिए 2 दिन भी बहुत लंबे थे, क्योंकि वो हर मिनट और सेकंड अभय के साथ बिताना चाहती थी। शालिनी गुप्ता ने भौहें सिकोड़ ली। उसने रूपा को ध्यान से देखा, फिर अभय की ओर मुड़ी। उसे सहज रूप से लगा कि इन दोनों के बीच कोई राज है। मानना पड़ेगा कि शालिनी की सहज बुद्धि बहुत तेज थी। उसने उनके शब्दों और नजरों से ही भाप लिया कि इनमें कुछ गड़बड़ है। लेकिन प्राचीन राजा प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी, तो उसके पास इन दोनों के रिश्ते की जांच करने का वक्त नहीं था। शालिनी के दिमाग में रूपा एक लोमड़ी थी जो उसके पति को लुभाने की कोशिश कर रही थी। शालिनी ने मन में खुद को हौसला दिया, छोटी शालिनी, लड़ो, तुम सबसे अच्छी हो। इस लोमड़ी को अपने पति को लुभाने मत देना। युनचांग शर्मा ने अभय को रूपा से मिलवाने के बाद बाकी 3 जजों से मिलवाया। एक थे उपाध्यक्ष संजय हालदार,
बाकी दो 60 साल के बुजुर्ग थे। 5 जजों में रूपा सबसे जवान और खूबसूरत थी। सबसे बुजुर्ग यूनचांग थे। संजय हालदार 60 साल के बुजुर्ग थे। वो यूनचांग से कहीं ज्यादा जवान दिखते थे। उनका चेहरा गुलाबी और कद सीधा था। वो स्वस्थ लग रहे थे। जब यूनचांग ने अभय को मिलवाया तो संजय बहुत घमंडी थे। उन्होंने अभय को एक नजर भी नहीं दी, जिससे अभय को बहुत गुस्सा आया। संजय का अभय के प्रति नकारात्मक रवैया था, क्योंकि उपमेयर के बेटे चेतन हालदार ने उनके सामने अभय की बुराई की थी। संजय और चेतन दोनों हालदार परिवार से थे, तो जाहिर तौर पर उन्हें चेतन की मदद करके अभय को नीचा दिखाना था। अभय ने सोचा, इस घमंडी बूढ़े ने मुझे देखना भी जरूरी नहीं समझा। वो उसे लात मारना चाहता था, लेकिन उसे अपनी चाहत दबानी पड़ी, क्योंकि संजय प्राचीन वस्तु संघ के उपाध्यक्ष और 5 जजों में से एक थे। बाकी 2 जजों ने यूनचांग के सम्मान में अभय को सिर हिलाकर अभिवादन किया, लेकिन वो भी ज्यादा उत्साही नहीं थे। यूनचांग ने सबका परिचय करवाने के बाद बाकियों को वीआईपी पैनल की ओर ले गए। वो जजों में से एक थे, तो जाहिर तौर पर उन्हें वीआईपी पैनल में बैठना था। हॉल धीरे धीरे शांत हो गया, क्योंकि सब अपनी जगह पर बैठ गए। सब यूनचांग की ओर ध्यान से देख रहे थे और उनके शब्दों का इंतजार कर रहे थे। यूनचांग ने जोर से ऐलान किया, प्राचीन राजा प्रतियोगिता अब शुरू होती है। उनके शब्द खत्म होते ही प्रतिभागियों में हलचल मच गई। सबके चेहरे लाल हो गए और वो सतर्कता से इधर उधर देखने लगे। उनके बगल वाले सब उनके प्रतिद्वंद्वी थे। उनके दिलों में पहले से ही दुश्मनी की चिंगारी थी। प्राचीन राजा प्रतियोगिता साल में एक बार होती थी। ये हर प्रतिभागी के लिए अहम आयोजन था। अगर कोई प्रतियोगिता में अच्छी रैंक हासिल कर लेता तो उसे न सिर्फ प्रतियोगिता का इनाम मिलता, बल्कि करोड़पति उसे ढूंढते और कुछ काम के मौके देते। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाला हर शख्स अच्छी रैंक चाहता था। ये ओलंपिक की तरह था। सब मेडल के पीछे थे। यूनचांग ने हाथ हिलाकर भीड़ को शांत किया और कहा, उपाध्यक्ष संजय हालदार प्रतियोगिता के इनाम और नियम बताएंगे। अपनी उम्र की वजह से वो ज्यादातर काम संजय को सौंपते थे। संजय का बैकग्राउंड ताकतवर था और प्राचीन वस्तु संघ में उनकी बहुत चलती थी। उनके शब्दों पर संजय एक कदम आगे बढ़े और सबकी नजरों में आए। सब उन्हें तारीफ भरी नजरों से देख रहे थे। कई प्रतिभागी प्राचीन वस्तु संघ के उपाध्यक्ष की बहुत इज्जत करते थे। यूनचांग की तरह वो भी प्राचीन क्षेत्र में प्रभावशाली शख्स थे। संजय खड़े हुए और यूनचांग को सिर हिलाकर अभिवादन किया। उन्होंने गला साफ करके भीड़ को शांत किया। उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, इस साल प्राचीन राजा प्रतियोगिता में 100 प्रतिभागी हैं। इस साल का इनाम प्रतियोगिता के इतिहास में सबसे बड़ा है। विजेता को प्राचीन राजा का खिताब, एक ट्रॉफी और 10 लाख रुपए की प्राचीन वस्तु मिलेगी। दूसरा स्थान पाने वाले को 5 लाख रुपए की प्राचीन वस्तु और तीसरे स्थान वाले को 3 लाख रुपए की प्राचीन वस्तु मिलेगी। चौथे से 10वें स्थान वालों को 1-1 लाख रुपए की प्राचीन वस्तु मिलेगी। प्रतियोगिता का पहला दौर छंटाई दौर है। मैं खुद प्राचीन वस्तुओं के बारे में कुछ सवाल पूछूंगा। सब जल्दी से जवाब देने की होड़ करेंगे। जीतने वाले दूसरे दौर में जाएंगे, जहां उन्हें किसी दूसरे प्रतिभागी के साथ प्राचीन वस्तु की जांच करनी होगी। तीसरे दौर में मैं एक प्राचीन वस्तु लाऊंगा, जिसकी प्रतिभागियों को जांच करनी होगी। संजय ने प्रतियोगिता के इनाम और नियम बताए। प्राचीन राजा प्रतियोगिता में हर साल 3 दौर होते थे। पहला दौर प्रतिभागियों के प्राचीन ज्ञान की जांच करता था। यह दौर बहुत सख्त था और हर साल आधे प्रतिभागियों को बाहर कर देता था। अभय ने हैरानी से भौहें सिकोड़कर कहा, पहला दौर प्राचीन ज्ञान की जांच है। उसे पता था कि अगर पहला दौर ज्ञान की जांच है तो तिंग चतुर्वेदी की नकली ज्वेलरी पहले दौर में नहीं आएगी। उसकी वस्तु जरूर दूसरे दौर में होगी, जहां प्राचीन वस्तुओं की जांच होती थी। 100 प्रतिभागी हॉल के बीच में क्रम से लाइन में खड़े हो गए।
प्रतिभागी नंबर 1 एक हैंडसम जवान था। उसकी आंखें बड़ी और नाक ऊंची थी। वो संजय हालदार से बहुत मिलता जुलता था। उसका नाम सिताओ हालदार था और वो संजय का पोता था। अपनी रिश्तेदारी की वजह से उसे नंबर 1 मिला था। प्रतिभागी नंबर 2 शूलिंग शर्मा थी और नंबर 3 हर्ष चतुर्वेदी था। चूंकि अभय ने बहुत देर से नाम लिखवाया था, वो नंबर 100 था। अभय के सामने एक प्यारी लड़की थी जो करीब 23 साल की थी। उसके चेहरे पर कुछ छाइया थी। भले ही वो बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन काफी प्यारी थी। उसने अभय से कहा, हाय हैंडसम, क्या तुम भी प्राचीन राजा प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हो? अभय उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। मैं तुम्हारे ठीक पीछे खड़ा हूं। जाहिर है मैं प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा हूं। तुम्हारा सवाल मुझे हैरान कर रहा है। उस लड़की को भी अपनी गलती समझ आ गई। उसने जीभ निकालकर कहा, मेरा नाम माही वशिष्ठ है। मैं प्रतिभागी नंबर 99 हूं। तुम्हारा नंबर क्या है? माही की बात सुनकर अभय और ज्यादा हैरान हुआ। तुम्हारा दूसरा सवाल पहले से भी बुरा है। तुम प्रतिभागी नंबर 99 हो। मैं तुम्हारे पीछे हूं। तुम्हें क्या लगता है मेरा नंबर क्या होगा? अभय हैरान था। उसे लगा कि माही का दिमाग शायद खराब हो गया है या वो मूर्ख है। माही वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, माफी, मैंने फिर गलत पूछ लिया। तुम मेरे पीछे हो तो तुम जरूर सवे प्रतिभागी हो। वैसे मैंने तुम्हें अपना नाम बताया। तुम्हारा नाम क्या है? आखिरकार तुमने एक सामान्य सवाल पूछा। अभय सिंह ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम अभय सिंह है। मैं हिम शिखर कॉरपोरेशन का कर्मचारी हूं। माही ने आश्चर्य से कहा, वाह, हिम शिखर कॉरपोरेशन, ये तो बड़ी कंपनी है। मैंने सुना है कि सीईओ शालिनी गुप्ता बहुत खूबसूरत है। क्या तुम उन्हें जानते हो? क्या वो सचमुच सुंदर है? उसने औरतों के कमरे के 4 खजाने, कागज, कांस्य, बुद्ध मूर्तियां, चूड़ियां और अंबर का जिक्र किया और कहा कि सम्राट बहादुर शाह का कोहिनूर लेखनी सबसे मशहूर है। ये लड़की बहुत बातूनी है। यही अभय का माही के बारे में पहला ख्याल था। जब अभय और माही बात कर रहे थे, दर्शक भी चर्चा में व्यस्त थे। एक ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है छंटाई दौर में पहला स्थान कौन लेगा? दूसरे ने जवाब दिया, इसमें पूछने की क्या बात है? पहला स्थान तो सिताओ हालदार का है। वो संजय हालदार का पोता है और उसे प्राचीन वस्तुओं की गहरी जानकारी है। तीसरे ने कहा, तुम गलत हो। मुझे लगता है शूलिंग शर्मा की संभावना ज्यादा है। वो अध्यक्ष युनचांग शर्मा की पोती है। चौथे ने कहा, सच कहूं, हर्ष चतुर्वेदी भी बुरा नहीं है। उनका परिवार प्राचीन वस्तुओं और ज्वेलरी के कारोबार में है। वो इन चीजों में पला बढ़ा है। सब बात कर रहे थे, अनुमान लगा रहे थे कि विजेता जरूर सिताओ हालदार, शूलिंग शर्मा या हर्ष चतुर्वेदी में से होगा। अभय सिन्हा के बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना था, तो जाहिर तौर पर उन्हें नहीं लगा कि वो जीतेगा। संजय हालदार ने हल्के से मुस्कुराते हुए 100 प्रतिभागियों से कहा, सब शांत हो जाए। अब मैं सवाल शुरू करता हूं। सबसे पहले हाथ उठाने वाला जवाब देगा। उन्होंने दर्शकों की चर्चा सुनी थी और यह सुनकर कि कुछ लोग उनके पोते को पहला स्थान मान रहे हैं, वो बहुत खुश थे। संजय ने हल्की स्माइल के साथ पहला सवाल पूछा। प्रश्न 1, प्राचीन वस्तुओं की कितनी श्रेणियां हैं? वो क्या दर्शाती है? अभय ने सबसे पहले हाथ उठाया। उसकी प्रतिक्रिया और हरकतें इतनी तेज थी कि हर्ष चतुर्वेदी और सिताओ हालदार को प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिला। अभय का हाथ हवा में देखकर संजय थोड़े नाखुश हुए, लेकिन इतनी नजरों के सामने उनके पास अभय को जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं था। अभय ने कहा, प्राचीन वस्तुएं आमतौर पर 4 श्रेणियों में बंटी है। पहली है मिट्टी की वस्तुएं, जिनमें जयपुर की मिट्टी की वस्तुएं सबसे मशहूर हैं। दूसरी श्रेणी है सुलेख और चित्रकला, जिसमें गुप्तकाल के सुलेख, मुगल काल की रंगोली चित्रकला सबसे मशहूर है। तीसरी श्रेणी है जेड, जिसमें मौर्यकाल का जेड सबसे मशहूर है। चौथी श्रेणी है विविध, जिसमें खजाने,
कागज, कांस्य, बुद्ध मूर्तियां, कढ़ाई, माला, अंबर और अन्य चीजें शामिल हैं, जिनमें सम्राट बहादुर शाह की कोहिनूर लेखनी सबसे मशहूर है। अभय ने बहुत कुछ कहा और प्राचीन वस्तुओं की श्रेणियों और उनके मशहूर नमूनों को समझाया। उसने इसे विस्तार से लेकिन सरलता से बताया ताकि आसपास के दर्शक पूरी तरह समझ सकें। संजय हालदार तो समझ ही गए। दर्शकों ने हैरानी से अभय को देखा और उनकी आंखों में आश्चर्य की चमक थी। ये शख्स कौन है जो प्राचीन वस्तुओं की इतनी गहरी समझ रखता है? वो प्राचीन वस्तुओं के शौकीन और ज्वेलरी कलेक्टर थे। उन्हें पूर्वांचल शहर के मशहूर प्राचीन मास्टर्स और उनके शिष्यों की जानकारी थी। लेकिन उनके सामने ये जवान बिल्कुल अनजान था। शालिनी का ठंडा और शानदार चेहरा आश्चर्य से चमक उठा। मेरे पति कमाल है, उन्हें प्राचीन वस्तुओं की इतनी गहरी समझ है। प्रतियोगिता हॉल में अभय को बोलते देखकर वो थोड़ा उत्साहित थी। जजों की जगह से रूपा सिन्हा ने आकर्षक स्माइल के साथ कहा, भैया अच्छा छिपाते हैं, उन्हें इतनी सारी चीजें पता है। अभय की ओर उसकी नजरें तारीफ से भरी थी। ये वही शख्स था जिसे वो पसंद करती थी, जो हमेशा उसे हैरान करता और उसका दिल धड़काता था। माही वशिष्ठ ने अभय को शॉक्ड होकर देखा और उसकी आंखें चमक रही थी। हैंडसम, तुम कमाल हो, तुमने पहला सवाल सही जवाब दिया। हॉल में 100 लोग प्राचीन राजा प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे थे। सबको प्राचीन वस्तुओं की गहरी समझ थी, लेकिन पिछले वाले बड़े बैकग्राउंड से थे। अभय ने पहले सवाल पर ही सबका ध्यान खींच लिया। अभय ने होठों का कोना हल्के से मोड़कर गर्व से कहा, बेशक मैं बहुत काबिल हूं। उसकी आवाज में अनकही शान थी। उसे बाकियों की जरा भी परवाह नहीं थी। उसके सामने प्राचीन वस्तुओं की बात करना मास्टर के सामने दिखावा करने जैसा था। माही ने अभय की बात सुनकर अंगूठा दिखाया। उसकी आंखों में हैरानी अभी भी थी। संजय ने हल्के से कहा, जवाब सही है। नंबर 100 प्रतिभागी को 10 अंक मिलते हैं। उनकी आंखों में आश्चर्य की चमक थी। ये बड़ी दर्शकों वाली प्राचीन प्रतियोगिता थी। भले ही संजय को अभय पसंद नहीं था, लेकिन उसका जवाब सही था तो उन्हें 10 अंक देना पड़ा। ये सब लाइव था, जिससे धोखा देना लगभग नामुमकिन था। अभय ने इतनी जल्दी जवाब दिया, जो उसकी प्राचीन वस्तुओं की गहरी जानकारी दिखाता था। दूसरी तरफ सिताओ हालदार और हर्ष चतुर्वेदी के चेहरे गुस्से से काले पड़ गए, क्योंकि वो शुरू में ही हार गए थे। जाहिर तौर पर वो खुश नहीं थे। एक तरफ तो वो प्राचीन वस्तु संघ के उपाध्यक्ष का पोता था और दूसरा प्राचीन ज्वेलरी परिवार का युवा मास्टर। दोनों सवाल के लिए होड़ करना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं लगा था कि अभय जवाब ले जाएगा। संजय ने हल्के से मुस्कुराते हुए दूसरा सवाल शुरू किया। प्रश्न 2, ध्यान से सुनिए। प्राचीन वस्तुओं को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व क्या है? अभय ने फिर से सबसे पहले हाथ उठाया, जिससे सिताओं और हर्ष बहुत गुस्सा हो गए। वो बहुत धीमे थे और अभय से बिल्कुल होड़ नहीं कर पाए। अभय ने गर्व भरी स्माइल के साथ कहा, प्राचीन वस्तुओं को नुकसान पहुंचाने के मुख्य रूप से 4 तत्व हैं। पहला है नमी का असर। प्राचीन वस्तुओं की सुरक्षा का महत्वपूर्ण बिंदु 38 डिग्री है। इस तापमान से ज्यादा होने पर वस्तु की बनावट बदलती है और उसकी नमी खो जाती है। बेशक जेड और सोने की वस्तुएं इस दायरे में नहीं आती। दूसरा है गैस का प्रभाव, जो हवा में ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया जैसे यौगिकों से होता है। अगर वस्तुओं को लंबे वक्त तक घर में रखा जाए तो हवा उन्हें प्रभावित करती है, धातु की वस्तुएं काली पड़ती हैं और चित्रों का रंग उड़ता है। तीसरा है धूल का नुकसान। धूल अनियमित आकार का ठोस पदार्थ है। वस्तुओं पर धूल और कोयले के कण यांत्रिक नुकसान करते हैं, जिससे सुलेख और चित्रों का रंग गहरा हो जाता है। चौथा है जैविक क्षरण। हवा में ढेर सारे बैक्टीरिया और फफूंद होते हैं। अगर ये जीव वस्तुओं से चिपक जाते हैं तो सुलेख, चित्रकला और लकड़ी की वस्तुएं खराब हो जाती हैं।
अभय ने दूसरे सवाल का जवाब गर्व भरी स्माइल के साथ दिया। ये सवाल उसके लिए बहुत आसान थे, बिल्कुल मुश्किल नहीं। संजय ने भौहें हल्के से सिकोड़ते हुए कहा, जवाब सही है। अभय सिन्हा को फिर 10 अंक मिलते हैं, कुल 20 अंक। उन्हें अभय पसंद नहीं था, लेकिन जवाब सही था तो उन्हें बोनस अंक देने पड़े। दर्शक दीर्घा में शालिनी ने अपनी गुलाबी मुट्ठी भींची। उसका शरीर हल्के से कांप रहा था, जो उसकी उत्साह दिखा रहा था। मेरे पति सचमुच कमाल है, उन्होंने फिर सही जवाब दिया। मुझे अगला सवाल जरूर लेना है। हर्ष चतुर्वेदी ने अपनी मुट्ठी भींचकर खुद को हौसला दिया। वो अभय सिन्हा के इनाम छीनने से बहुत नाखुश था और गुस्से से भरा हुआ था। एक कंपनी का छोटा कर्मचारी उस पर भारी पड़ गया। ये सचमुच नाकाबिले बर्दाश्त था। वक्त मिनट दर मिनट बीतता गया। खेल अभी भी चल रहा था। तीसरा सवाल, चौथा, 5वां, 10वां। संजय हालदार ने प्राचीन वस्तुओं पर 10 सवाल पूछे और सारे के सारे अभय ने छीन लिए। इतना ही नहीं, अभय ने सबके जवाब सही दिए। एक सवाल 10 अंक का था तो 10 सवालों के 100 अंक हुए। जब अभय ने 100 अंक हासिल किए तो आसपास के दर्शकों ने तालियां बजाईं और पूरी तरह उत्साहित हो गए। पिछली प्रतियोगिताओं में किसी ने लगातार 10 सवालों के जवाब नहीं दिए थे, नहीं किसी ने 100 अंक लिए थे। अभय इतिहास में पहला था। संजय ने भौहें सिकोड़कर कहा, अभय, तुम पहले दौर के पहले नंबर हो। अब जवाब मत दो, बाकी प्रतिभागियों के लिए सवाल छोड़ो। पहला दौर प्राचीन वस्तुओं के ज्ञान की जांच था, जिसका मकसद आधे से ज्यादा प्रतिभागियों को बाहर करना था। अगर अभय ऐसे ही जवाब देता रहा तो बाकियों को मौका नहीं मिलता। फिर वो आधे प्रतिभागियों को कैसे बाहर करते? संजय की बात सुनकर अभय थोड़ा नाखुश हुआ, लेकिन ये सोचकर कि उन्होंने उसे पहला स्थान कहा, उसकी नाखुशी गायब हो गई। अभय ने भौहें सिकोड़कर पूछा, उपाध्यक्ष हालदार, आपने कहा मैं पहले दौर का पहला स्थान हूं। उसके लिए सवालों का जवाब देना सबसे जरूरी नहीं था। अगर वो पहले दौर का नंबर 1 है तो वो अगले स्तर पर जा सकता था। संजय ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, हां अभय, तुमने 100 अंक लिए और पहले दौर के पहले स्थान पर हो। बाकियों के लिए सवाल छोड़ो, उन्हें कुछ मौके दो। तुम ज्यादा लालची नहीं हो सकते। संजय की बात सुनकर बाकी लोग सिर हिलाने लगे। उनकी आंखों में अभय के प्रति नाखुशी थी। इन लोगों ने प्राचीन राजा प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया था। कुछ ने बचपन से प्राचीन वस्तुएं सीखी, कुछ ने शादी तक नहीं की। अगर ये लोग पहले दौर में एक भी सवाल नहीं ले पाए तो वो अपने परिवार का सामना कैसे करते? आसपास की नाखुशी देखकर अभय ने भौहें सिकोड़ ली। उसे पता था कि उसने ज्यादा सवालों के जवाब देकर सबको नाराज कर दिया। अभय को इन लोगों की नाखुशी की ज्यादा परवाह नहीं थी। उसे ज्यादा फिक्र थी इस बूढ़ी लोमड़ की। ये संजय बहुत चालाक और क्रूर था, जिसने अभय के खिलाफ साजिश रची, जानबूझकर कहा कि उसने ज्यादा जवाब दिए और बाकियों के सवाल छीने, जिससे बाकी लोग नाखुश हो गए। लेकिन ये प्राचीन राजा प्रतियोगिता थी। अभय को इस बूढ़ी लोमड़ से बहस करने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार वो पहले दौर का पहला स्थान था। अगर वो दूसरा और तीसरा दौर पास कर लेता तो वो पूर्वांचल शहर का प्राचीन राजा बन जाता और कंपनी को संकट से निकाल लेता। अभय ने होठों का कोना मोड़कर कहा, जब मैं पहले दौर का पहला स्थान हूं तो मैं जवाब नहीं दूंगा। वो एक तरफ हट गया, आंखें बंद करके ताकत बचाने लगा। संजय ने हल्के से मुस्कुराकर सवाल पूछना जारी रखा, जिनका बाकी प्रतिभागियों ने जल्दी से जवाब दिया। पहले दौर के बाद नतीजा भी घोषित हुआ। पहला स्थान अभय सिंह, 10 सवालों के जवाब देकर 100 अंक। दूसरा स्थान सिताव हालदार, 8 सवालों के साथ 80 अंक। तीसरा स्थान शूलिंग शर्मा, 7 सवालों के साथ 70 अंक। चौथा स्थान हर्ष चतुर्वेदी, 6 सवालों के साथ 60 अंक। पहले दौर में 100 लोग थे, जिनमें से 50 बाहर हुए।
ये बहुत सख्त था। कई प्रतिभागी हर साल प्राचीन राजा प्रतियोगिता में बड़े आत्मविश्वास के साथ आते थे, लेकिन निराश होकर जाते थे। कोई हंसता था, कोई रोता था। संजय ने हल्के से भौहें सिकोड़कर नतीजा घोषित किया। पहला दौर छंटाई खत्म हुआ और अभय सिन्हा पहले स्थान पर है। इस वक्त संजय बहुत हैरान थे। अभय इतना काबिल था कि उसने पहले 10 सवालों के सही और बेदाग जवाब दिए। कुछ प्राचीन सवाल बहुत मुश्किल थे, लेकिन उन्हें नहीं लगा था कि अभय हर बार सही जवाब देगा। यहां तक कि उनके पोते सिताओं और हर्ष ने संजय के कुछ सवालों के गलत जवाब दिए। सिताओं और हर्ष की गलतियों ने ही अभय की काबिलियत को और उभारा। दर्शकों में हलचल मच गई। अभय ने सचमुच पहला दौर जीत लिया और सिताओं व हर्ष को हरा दिया। कितना अविश्वसनीय। एक ने कहा, हां, अभय को बहुत ज्ञान है। मुझे खुद जवाब नहीं पता थे, लेकिन उसने सब सही दिए। दूसरे ने कहा, सुना है अभय हिम शिखर कॉरपोरेशन में सिर्फ सेल्समैन है। ये कमाल है। लोग अभय की पहचान जान चुके थे और उसके प्रदर्शन से प्रभावित थे। रूपा सिन्हा के खूबसूरत चेहरे पर खुशी की चमक थी। मंच पर उत्साही अभय को देखकर उसकी आंखें पानी सी कोमल थी। वो सचमुच वही शख्स है जिसे मैं ऊंचा मानती हूं। हमेशा चमत्कार रचता है। शालिनी बहुत खुश थी, लेकिन उसकी चिंता ज्यादा थी। मेरे पति इतने शानदार हैं, वो जरूर दूसरी लड़कियों को आकर्षित करेंगे। ये कितना परेशान करने वाला है। अभय इतना बेहतरीन था कि शालिनी जैसी खूबसूरत औरत को भी थोड़ा डर था। उसे डर था कि कोई और उसका पति न छीन ले। अभय जीत गया और हर्ष का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसे कभी नहीं लगा था कि अभय पहला स्थान लेगा। प्रतियोगिता की शुरुआत में हर्ष ने अभय का मजाक उड़ाया था। अब सबके सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। उसके दिल की शर्मिंदगी का अंदाजा लगाना आसान था। कितना अपमानजनक। संजय ने बचे हुए 50 प्रतिभागियों से हल्के से मुस्कुराकर कहा, सब आधे घंटे का ब्रेक लें। दूसरा दौर आधे घंटे बाद शुरू होगा। दूसरा दौर प्राचीन वस्तु की जांच का है। आप पर्ची खींचकर अपने प्रतिद्वंद्वी का फैसला करेंगे। फिर एक प्राचीन वस्तु निकालेंगे और प्रतिद्वंद्वी से उसकी सत्यता की जांच करवाएंगे। प्राचीन राजा प्रतियोगिता सचमुच बहुत कठिन थी। 100 लोग हिस्सा ले रहे थे और पहले दौर के बाद 50 सीधे बाहर हो गए। प्राचीन सिद्धांतों की जांच के बाद आधे घंटे का ब्रेक था। फिर दूसरा दौर शुरू होता, प्राचीन वस्तु की जांच। ब्रेक के दौरान अभय ने इधर-उधर देखा और हर्ष को चुपके से दूर जाते देखा। वो जल्दी से उसके पीछे गया। उसे पता था कि हर्ष की मंशा अच्छी नहीं है। शायद उसका पीछा करके कुछ पता चल जाए। हर्ष बहुत सावधान था। उसने भीड़ को चकमा देकर चुपके से औरतों के वॉशरूम की ओर रुख किया। अभय हैरान रह गया। अरे, हर्ष सचमुच औरतों के वॉशरूम में गया? वो जल्दी से उसके पीछे वॉशरूम में गया। वो जानना चाहता था कि हर्ष वहां आखिर कर क्या रहा है। औरतों का वॉशरूम, कमरा नंबर 1। हर्ष चतुर्वेदी ने भौहें सिकोड़कर धीमी आवाज में कहा, तिंग, क्या तुमने चीजें तैयार की हैं? तिंग चतुर्वेदी ने ठंडी स्माइल के साथ एक डिब्बा निकाला। डिब्बे में 2 सफेद जेड की चूड़ियां थी। उसने ठंडी स्माइल के साथ कहा, भैया, ये वो नकली चूड़ी है जो मैंने मास्टर संजय हालदार से बनवाई। ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैंने खरीदी थी। ये निश्चित रूप से असली की तरह पास हो जाएगी। उसने नकली चूड़ी हर्ष को थमाई। हर्ष ने अपने हाथ में नकली चूड़ी देखते हुए साजिश भरे चेहरे के साथ कहा, संजय हालदार प्राचीन वस्तुओं के मास्टर हैं। उनके बनाए नकली चूड़ी में कोई कमी नहीं होगी। अभय और हिम शिखर कॉरपोरेशन पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। हर्ष की मंशा बहुत खराब थी। प्रतियोगिता के दूसरे चरण में वो इन 2 नकली जेड चूड़ियों को निकालेगा और कहेगा कि उसने इन्हें हिम शिखर कॉरपोरेशन से खरीदा। एक बार चूड़ियां नकली साबित हुई तो कंपनी की साख मिट्टी में मिल जाएगी। मानना पड़ेगा, बड़े परिवार के युवा मास्टर होने के नाते
भले ही वो अक्सर आवारागर्दी करता था, साजिशों में वो बहुत माहिर था। उसने पूछा, वैसे छोटी, तुमने जो असली चूड़ी खरीदी थी वो कहाँ है? तिंग ने एक वैसा ही डिब्बा निकालकर कहा, असली जेड चूड़ी यहां है। हर्ष ने अपनी बहन के हाथों में असली चूड़ी देखकर कहा, असली और नकली चूड़ी बिल्कुल एक जैसी दिखती है। अगर तुम न बताती तो मैं फर्क नहीं कर पाता। संजय हालदार वाकई प्राचीन मास्टर थे। उनकी नकली चीज बनाने की कला विश्व स्तर की थी। बेशक तिंग ने नकली चूड़ी के लिए भारी कीमत चुकाई थी। हर्ष ने हिदायत दी, छोटी, मैं नकली चूड़ी लेता हूं, असली चूड़ी को ध्यान से छिपाओ। उसने नकली चूड़ी उठाई और औरतों का वॉशरूम छोड़ दिया। वो नकली चूड़ी से अभय और हिम शिखर कॉरपोरेशन को बड़ा सबक सिखाना चाहता था। वो चाहता था कि अभय और शालिनी गुप्ता दोनों बेघर कुत्तों की तरह हो जाए। अभय ने देखा कि हर्ष जाने वाला है तो वो जल्दी से कमरा नंबर 2 में छिप गया। हर्ष ने कमरा नंबर 1 से निकलते वक्त कमरा नंबर 2 में छिपे अभय को नहीं देखा। वो नकली चूड़ी लेकर चला गया। अभय जाने ही वाला था कि तिंग का फोन बजा। तिंग ने फोन उठाकर प्यार भरे लहजे में कहा, जान, मैं औरतों के वॉशरूम के कमरा नंबर 1 में हूं, जल्दी आओ। तिंग ने अभी फोन रखा ही था कि एक मर्द चुपके से वॉशरूम में घुसा। उसकी नाक ऊंची थी और आंखें बड़ी थी। वो हैंडसम था, लेकिन उसकी हरकतों ने उसकी छवि खराब कर दी। अभय का चेहरा उस मर्द को देखकर बदल गया। वो कोई और नहीं, संजय हालदार का पोता सिताओ हालदार था। उसे अब समझ आया कि तिंग को फोन करने वाला सिताओ था। इन दोनों का रिश्ता आम नहीं था। सिताओ ने कमरा नंबर 1 में घुसते ही तिंग को गले लगाकर शरारत भरे लहजे में कहा, छोटी सुंदरी, क्या तुमने मुझे मिस किया? तिंग ने आकर्षक स्माइल के साथ कहा, तुम शरारती, बेशक मैंने तुम्हें मिस किया। तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे दादाजी ने मेरे लिए नकली चूड़ी बनाने को मंजूरी दी। संजय हालदार प्राचीन वस्तु संघ के उपाध्यक्ष और हालदार परिवार के सदस्य थे। वो आम इंसान के लिए नकली जेड चूड़ी नहीं बनाते, लेकिन संजय अपने पोते सिताओं को बहुत लाड करते थे। इसलिए जब सिताओं ने नकली चूड़ी बनाने को कहा तो वो मान गए। सिताओं ने दुष्ट स्माइल के साथ तिंग के आकर्षक चेहरे को देखते हुए कहा, छोटी सुंदरी, मैंने तुम्हारा बड़ा एहसान किया, तुम मुझे कैसे थैंक यू कहोगी? तिंग ने मोहक स्माइल के साथ उसे लुभावनी नजरों से देखते हुए कहा, ताओ भैया, मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूं। सिताओं ने अधीर होकर कहा, मुझसे प्यार करना काफी नहीं, मैं तुम्हारे साथ और मजा लेना चाहता हूं। उसने तिंग के कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। तिंग ने कहा, धीरे ताओ भैया, मैं पहले असली जेड चूड़ियां जमीन पर रख देती हूं, मैं इन्हें तोड़ना नहीं चाहती। उसने असली चूड़ियों का डिब्बा जमीन पर रखा और अपने कपड़े उतारने लगी। फिर दोनों जोड़े ने आपत्तिजनक हरकतें शुरू कर दी। अभय को पता था कि तिंग करण सिंह की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन करण समलैंगिक था। तिंग संतुष्ट नहीं थी और सिताओं के साथ आवारागर्दी करने लगी थी। अभय का चेहरा कमरा नंबर 1 की बातचीत सुनकर गुस्से से लाल हो गया, नीच और शरारती। तुम दोनों ने मिलकर मुझे फंसाने की साजिश रची। वो दरवाजा लात मारकर दोनों को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन उसे अचानक ख्याल आया कि ये उनके लिए बहुत आसान सजा होगी। उसे तस्वीरें लेनी चाहिए। चूंकि कमरा नंबर 1 और 2 के दरवाजे पास पास थे, अभय ने अपना फोन दरवाजे के नीचे सरकाया और दोनों की आपत्तिजनक हरकतें रिकॉर्ड की। उसने उनकी बातचीत भी रिकॉर्ड कर ली। अभय ने देखा, अरे, असली जेड चूड़ी यहां है। तिंग ने असली चूड़ी का डिब्बा जमीन पर रखा था। जाहिर तौर पर उसे टूटने का डर था। भगवान भी मेरी मदद कर रहे हैं। अभय की आंखों में चमक आई। उसने अपना बायां हाथ दरवाजे के नीचे सरकाया और असली चूड़ी का डिब्बा उठा लिया। तिंग और सिताओं अपनी हरकतों में इतने डूबे थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि अभय ने असली चूड़ी का डिब्बा ले लिया। असली चूड़ी का डिब्बा लेने के बाद अभय ने हल सोचना शुरू किया।
अचानक उसकी आंखें चमकी। उसे अच्छा विचार आया। वो असली चूड़ी को हर्ष के पास मौजूद नकली चूड़ी से बदल सकता था। दूसरे दौर में हर्ष असली चूड़ी निकालेगा और हिम शिखर कॉरपोरेशन का संकट हल हो जाएगा। ये सोचकर अभय हर्ष को ढूंढने लगा। उसने अचानक हॉल के बीच में हर्ष को देखा। मिल गया। उसने गौर से देखा और पाया कि हर्ष ने नकली चूड़ी का डिब्बा अपनी जेब में रखा था। डिब्बा छोटा था तो जेब में पूरी तरह फिट था। अभय ने जल्दबाजी का दिखावा किया और तेजी से हर्ष की ओर चला। फिर उसने हर्ष से टकरा दिया। टकराने के पल में अभय ने हर्ष की जेब में मौजूद नकली चूड़ी का डिब्बा असली चूड़ी के डिब्बे से बदल दिया। हर्ष ने गुस्से से कहा, तुम कहां चल रहे हो? अंधे हो क्या? उसकी जेब में नकली चूड़ियां थी। अगर वो टूट जाती तो क्या होता? हर्ष ने जल्दी से जेब से डिब्बा निकाला। उसने चूड़ियां सलामत देखकर राहत की सांस ली। लेकिन हर्ष को नहीं पता था कि उसकी जेब की चूड़ियां अभय ने बदल दी थी। नकली चूड़ियां अब असली हो चुकी थी। अभय ने भौहें सिकोड़कर नाखुशी से कहा, तुम किसे गाली दे रहे हो? पिटाई खानी है? हर्ष ने देखा कि टकराने वाला अभय है तो उसकी आंखों में गुस्से की चमक आई। लेकिन अभय की ताकत सोचकर उसे अपने गुस्से को दबाना पड़ा। वो अभय से नहीं जीत सकता था। चैरिटी दावत में अभय ने उसे पीटा था। हर्ष को अभय से गहरी नफरत थी, लेकिन वो उससे डरता भी था